हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ है दिव्यांश राजपूत। आज हम केमिस्ट्री में सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जो कि पहला चैप्टर है 11th क्लास का, उसमें हम टॉपिक मैटर एंड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि भाई केमिस्ट्री जिस सब्जेक्ट को हम पढ़ने जा रहे हैं वो सब्जेक्ट है क्या। ठीक, तो इस क्वेश्चंस के आंसर्स को हम फाइंड आउट करते हैं। तो केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है बेटा जिसमें मैटर की स्टडी करी जाती है। ठीक है, द केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर। मैटर की स्टडी इसमें करी जाती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई मैटर के बारे में हम क्या जानते हैं, क्या स्टडी करते हैं उसमें। ठीक, तो मैटर के हम सबसे पहले पता करते हैं कि वो किन से मिलके बना हुआ है, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं, उन्हें समझते हैं। इसके बाद मैटर के नेचर के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक, और उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में स्टडी करी जाती है केमिस्ट्री के अंडर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि जो मैटर होते हैं वो किन से मिलके बने होते हैं। तो मैटर बेटा एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलके बने होते हैं। राइट, आपको पता होगा कि एटम एटम कंबाइन होते हैं और मॉलिक्यूल्स बनते हैं जिससे मैटर बनता है। राइट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है क्या क्या हम एटम्स और मॉलिक्यूल्स को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, क्या वे मेजरेबल प्रॉपर्टी हैं। ठीक, तो इन्हीं सभी क्वेश्चंस के आंसर्स हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, उनकी यूनिट्स की कैसे मेजर किया जाए। एटीएम है तो एटम है तो एटम को हम मीटर में, सेंटीमीटर में या फिर किलोग्राम में कैसे हम उसको नंबर्स के अकॉर्डिंग कैसे उसको मेजर किया जाएगा, इन सब चीज़ों के बारे में हम सीखते हैं। अब इसके बाद बात यह जाती है कि हम इस सब्जेक्ट को पढ़ क्यों रहे हैं, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसके बारे में पता करते हैं। अच्छा, एक छोटा सा बात और आ जाती है कि भाई एटम्स और मॉलिक्यूल्स जिनसे कि मैटर बने हुए हैं और उस मैटर की स्टडी केमिस्ट्री के अंडर करी जा रही है। इस कारण क्या होता है, इस सब्जेक्ट को, इस साइंस को हम बोलते हैं केमिस्ट्री इज कॉल्ड, केमिस्ट्री इज कॉल्ड साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है बेटा, तो केमिस्ट्री को हम साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। नाउ अब बात यह आ जाती है कि जो केमिस्ट्री है, ठीक है, केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस क्या है, इस सब्जेक्ट को हम क्यों पढ़ रहे हैं, उसके बारे में समझते हैं। ठीक, तो केमिस्ट्री का हमारी लाइफ में बड़ा इम्पोर्टेंस है बेटा। ठीक, केमिस्ट्री हमारी डेली लाइफ में, हम जब मॉर्निंग में उठते हैं टूथपेस्ट करते हैं, उसमें केमिकल कंपाउंड्स होते हैं। टूथ ब्रश करते हैं, वो भी उसमें जिन कंपाउंड्स का यूज़ किया जाता है, जिनसे मिलके वो बना होता है, वो इनर्ट होता है। ऐसा ना हो कि हम जिस टूथपेस्ट को टूथब्रश में लगा रहे हैं उनके बीच रिएक्शंस हो जाए। ठीक है, ऐसा ना हो कि जिस कंपाउंड को हम टूथपेस्ट में यूज़ कर रहे हैं वो हमारे माउथ में बर्निंग सेंसेशन और बहुत सारी चीज़ों की स्टडी करके इनको हम बनाते हैं। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि हमारी लाइफ में केमिस्ट्री का बड़ा इंपॉर्टेंस है। सोप से लेके, है ना, सोप भी तो भाई उसमें भी जो कंपाउंड्स यूज किए जाते हैं उसमें भी केमिकल कंपाउंड्स ही होते हैं सब। ठीक है, तो डेली लाइफ में, एग्रीकल्चर में आप देखें बहुत सारे पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज किए जाते हैं। ठीक, इसके बाद अपन देखें मेडिसिन वगैरह, इतनी सारी जो मेडिसिन आ रही हैं। ठीक, इसके बाद हमारी बायोलॉजी ऑफ बॉडी, एंजाइम्स, हार्मोन्स जो होते हैं जिनका की बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है, वो सब केमिकल कंपाउंड्स ही होते हैं। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से और भी इनके नंबर ऑफ इम्पोर्टेंस हैं। ठीक,
डिफेंस में ले लिया जाए तो भाई जो एक्सप्लोजिव बनाए जाते हैं वो भी उनकी भी स्टडी करी जाती है कि किस रेशियो से एक्सप्लोजन होना चाहिए, किस टाइप के केमिकल कंपाउंड्स यूज़ किए जाना चाहिए। बहुत सारी पॉइजनस गैसेस बनाई जाती हैं जिनका यूज़ अपन करते हैं, ठीक है। पॉलीथीन, पॉली बैग है ना, ये सब चीज़ें हमारी आसपास सराउंडिंग में आप देखेंगे तो केमिस्ट्री के नंबर ऑफ इम्पोर्टेंस हमें देखने के लिए मिल जाते हैं, ठीक। अब बात ये आ जाती है कि भाई जिस मैटर के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक, वो मैटर की नेचर के बारे में पता कर लेते हैं अपन। नेचर ऑफ मैटर, तो मैटर की स्टेट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मैटर को बेटा हम क्लासिफाई करते हैं 3 टाइप से, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक। सॉलिड, लिक्विड और गैस, इस तरीके से हम इन्हें क्लासिफाई करते हैं। कोई भी मैटर अगर वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब क्या है, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर है। अगर वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है तो सॉलिड के कंपैरिजन में उनके बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, वीकर होगा। और गैसेस स्टेट में है तो वो बहुत ही दूर दूर होंगे और उनके बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, बहुत ही कम होगा। दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी वीक इन केस ऑफ गैस। तो इस तरीके से मैटर की 3 स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अगर हम मैटर को और क्लासिफाई करें, ठीक है, तो मैटर को हम क्लासिफाई करते हैं तो एक मिक्सचर के फॉर्म में क्लासिफाई किया जा सकता है और दूसरा प्योर सब्सटेंसेस, ठीक। अब मिक्सचर जो होते हैं वो होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर, और दूसरे होते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं, ठीक। अब प्योर जो सब्सटेंसेस होते हैं उनको भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं, एलिमेंट, ठीक, और कंपाउंड। अब एलिमेंट्स में क्या होते हैं बेटा, जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, एलिमेंट, और जब ये दोनों कंबाइन होते हैं तो वाटर बनता है H2O, तो H2O क्या हो गया, एक कंपाउंड हो गया, ठीक। तो इस तरीके से अपन क्लासिफाई कर सकते हैं। अब जो एलिमेंट होते हैं उनको हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड के फॉर्म में उन्हें क्लासिफाई किया जा सकता है, ठीक। अब जो कंपाउंड्स होते हैं, अब जैसे H2O क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो इन्हें भी 2 टाइप से अपन क्लासिफाई करते हैं, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं और दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखो बेटा, वो सब कंपाउंड जिसमें कार्बन होता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है, और जिनमें कार्बन नहीं होता वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। इस तरीके से एग्जाम में पूछा जा सकता है, आइडेंटिफाई करने के लिए आ सकता है कि गिवन कंपाउंड्स क्या है। अब जैसे हमसे कोई पूछा जाए कि भैया CH4 इनऑर्गेनिक है कि ऑर्गेनिक, तो देखिए बेटा इसमें कार्बन है, कार्बन इसका मतलब क्या होगा, ऑर्गेनिक है, ठीक है। अब हमसे कोई पूछे P2O5 क्या है, इनऑर्गेनिक है कि ऑर्गेनिक है, अब देखिए इसमें कार्बन नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया है, इनऑर्गेनिक हो गया, राइट। और ये क्या हो गया, ऑर्गेनिक हो गया, क्योंकि इसमें क्या है, कार्बन है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट बात ये जाती है कि जो प्रॉपर्टीज है मैटर की, वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं। देखो बेटा, प्रॉपर्टीज को अगर क्लासिफाई करें तो बेसिकली 2 टाइप से हम क्लासिफाई कर सकते हैं, एक होती है फिजिकल प्रॉपर्टी और दूसरी है केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। एक है फिजिकल प्रॉपर्टी और दूसरी है केमिकल प्रॉपर्टी। अब फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर क्या क्या, जैसे कि कलर हो गया, ठीक है, ऑर्डर हो गया, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये किसमें आ जाएंगे, हमारे फिजिकल प्रॉपर्टीज में जाएंगे। और केमिकल प्रॉपर्टीज में जैसे एसिडिटी,
बेसिसिटी, कंबस्टिबिलिटी, ये सब आ जाते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं, केमिकल प्रॉपर्टी, जो इसके अंडर आ जाएंगी। अब कुछ और भी प्रॉपर्टीज होती हैं मैटर में जो कि हम मेजर करते हैं, जिसे हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी। क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है बेटा, तो अब क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी में देखा जाए तो उसके अंदर आती हैं जैसे कि भाई लेंथ हो गया, वॉल्यूम हो गया, मास हो गया। ये सब क्या होती हैं, मेजरेबल प्रॉपर्टीज होती हैं जिन्हें हम मेजर कर, डेंसिटी हो गया। ठीक है ना, तो इन्हें हम मैटर की क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं। अब इन प्रॉपर्टीज को मेजर करने के लिए कुछ सिस्टम बनाए गए। एक बनाया गया इंग्लिश सिस्टम और दूसरा बनाया गया मैट्रिक सिस्टम। ठीक है बेटा, अब जो मैट्रिक सिस्टम होता है ओरिजिनेटेड इन फ्रांस इन लेट 18th सेंचुरी। ठीक है, तो मैट्रिक सिस्टम है वो कहाँ डेवलप हुआ, फ्रांस में, लेट 18th सेंचुरी में। और ये बेस्ड ऑन है डेसिमल सिस्टम, डेसिमल सिस्टम पर बेस है। ठीक, अब नेक्स्ट बात आ जाती है कि द नीड ऑफ कॉमन स्टैंडर्ड सिस्टम। देखो भाई, सिंपल सी बात है कि जो चीज़ों को मेजर करने का जो सिस्टम हो वो यूनिक होगा तो पूरे वर्ल्ड को आसानी होगी। अलग अलग कंट्रीज में अगर अलग अलग मेजरेबल सिस्टम होगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, हमें एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर पाना। तो ये ज़रूरी होता है कि हम पूरा वर्ल्ड वाइडली एक कॉमन सिस्टम फॉलो करें। ठीक, तो द नीड ऑफ अ कॉमन स्टैंडर्ड सिस्टम वाज बीइंग फेल्ड बाय द साइंटिफिक कम्युनिटी। सच ए सिस्टम वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1960। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं एसआई सिस्टम। ठीक है बेटा, तो द सिस्टम ऑफ यूनिट्स इंक्लूडिंग यूनिट डेफिनेशन कीप्स ऑन चेंजिंग विद टाइम। है ना, और जो हमने सिस्टम बनाया है टाइम टू टाइम हम उसकी स्टडी करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर उनमें चेंज भी करते हैं। ठीक है, अगर ज़रूरी है तो ज़रूरी चेंजेस उनमें किए जा सकते हैं। ठीक, ईच मॉडर्न इंडस्ट्री Each modern industrialized country, including India, has a National Metrology Institute (NMI) है, हर एक कंट्री में NMI है, which maintains standard of measurements। ठीक है, हमारे यहाँ जो NMI है वो है दिल्ली में। This responsibility has been given to the National Physical Laboratory, न्यू दिल्ली को दी गई है। ठीक है, CSIR नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी जो है वो दिल्ली में है, और इसमें जितने भी मेजरेबल क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है, उनको इसमें रखा गया है और उनकी प्रॉपर स्टडी करी जाती है। सभी जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनमें कॉमन मेजरेबल क्वांटिटीज़ होती हैं। तो SI सिस्टम है, इसमें 7 बेसिक सिस्टम है। द SI सिस्टम है 7 बेस यूनिट्स, 7 बेस यूनिट्स हैं इसमें। और पहली यूनिट्स इसमें देखा जाए तो लेंथ है। ठीक, और लेंथ की यूनिट होती है मीटर, L से इसे डिनोट किया जाता है, सिंबल M होता है। सेकेंड यूनिट है मास, मास है किलोग्राम, और इसे डिनोट किया जाता है M से, सिंबल होता है किलोग्राम। टाइम है इस तरीके से, टाइम सेकेंड यूनिट होती है, T से बताया जाता है इसे, और ये सिंबल होता है S। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर इसकी यूनिट होती है और इसका सिंबल A होता है। इसके बाद है थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, ये थर्मोडायनेमिक हीट रिलीज हो रही है। ठीक है, इस तरीके से हमने डायग्रामेटिक बताने की थोड़ी कोशिश करी है। ठीक है, और इसकी यूनिट होती है टेम्परेचर, T से डिनोट किया जाता है और इसका सिंबल K होता है।
अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल एन से डिनोट किया जाता है और यूनिट होती है, सिंबल होता है इसका मोल, राइट। इसके बाद ल्यूमिनस इंटेंसिटी की जो यूनिट होती है वो कैंडेला है और इसका सिंबल होता है CD, है ना। इस तरीके से ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होती है, जैसे बल्ब है, बल्ब से हमारी जो रेज आ रही हैं, ठीक है, वो कितनी इंटेंसिटी से आ रही है, इसको मेजर करने की जो यूनिट होती है वो होती है कैंडेला, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से 7 बेसिक यूनिट्स होती हैं। इन यूनिट से हम बाकी फर्दर और जो दूसरी यूनिट्स हैं उनको डिराइव कर सकते हैं, ठीक है, अदर क्वांटिटीज को डिराइव किया जा सकता है। अब बात आ जाती है कुछ प्रीफिक्स हैं जिन्हें हम यूज करते हैं इन द SI सिस्टम। तो SI सिस्टम में जो प्रीफिक्स होते हैं उनके बारे में अपन समझ लेते हैं, ठीक है बेटा। जैसे 10 है, 10 टू द पावर 1 या 2 हो जाएगा, 10 टू द पावर 3, 10 to the power 6, 10 to the power 9, 10 to the power 12, 10 to the power 15, 10 to the power 18, 10 to the power 21 और 10 to the power 24। सेम ऐसे यहाँ पर 10 to the power -1, 10 to the power -2, 10 to the power -3, 10 to the power -6, 10 to the power -9, 10 to the power -12, 10 to the power -15, 10 to the power -18, 10 to the power -24, 21 and 10 to the power -24, इस तरीके से। अब देखिए बेटा, जो 10 है, 10 के लिए हम यूज करते हैं डे का, ठीक है, क्या यूज करते हैं, डे का। और इसके लिए यूज किया जाता है हेक्टो, इसके लिए यूज किया जाता है किलो, ठीक, इसके लिए यूज किया जाता है मेगा, इसके लिए यूज किया जाता है गीगा, इसके लिए यूज किया जाता है, ठीक है बेटा, इस तरीके से गीगा हो गया। 10^12 के लिए जो प्रीफिक्स यूज किया जाएगा वो टेरा यूज किया जाएगा। 10 to the power 15 के लिए पेटा यूज किया जाएगा। 10 to the power 18 के लिए एक्सा यूज किया जाएगा। 10 to the power 21 के लिए जो यूज किया जाएगा वो जेटा यूज किया जाएगा। और 10 to the power 24 के लिए जो यूज किया जाएगा वो योटा यूज किया जाएगा, ठीक है, ये प्रीफिक्स यूज किया जाता है। सेम यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा डेसी, 10 to the power -2 के लिए हो जाएगा सेंटी, ठीक, और 10 to the power 3 के लिए हो जाएगा मिली, 10 to the power -6 के लिए हो जाएगा माइक्रो, 10 to the power -9 के लिए हो जाएगा नैनो, 10 to the power -12 के लिए हो जाएगा पिको, 10 to the power -15 के लिए हो जाएगा, देखिए यहाँ पर पेटा यूज किया जाता है, यहाँ फैम2 यूज किया जाता है, फैम2। और 10 to the power -18 के लिए यहाँ पर है एक्सा, तो यहाँ पर है एटा, राइट। 10 to the power 21 के लिए जेटा, यहाँ पर 10 to the power -21 के लिए होगा जेप्टो, राइट। और 10 to the power -24 के लिए हो जाएगा योक्टा, जेप्टा या योक्टा, ठीक है बेटा। इस तरीके से कुछ यूनिट इसमें अपने को ध्यान रखनी होती है, योक्टो एंड जेप्टो होता है, ठीक। अब यहाँ पर इन चीजों को ध्यान रखना हमें, इन प्रीफिक्स। देखिए यहाँ पर क्या है, जैसे कि आपको मिलीलीटर, ठीक है, तो 1 लीटर में जो मिलीलीटर होते हैं वो 10 to the power 3 ml होते हैं मिलीलीटर, या 1 ml में जो होते हैं 10 to the power -3 लीटर होते हैं।
तो इस तरीके से आपको इसमें हेल्प मिलेगी इन प्रीफिक्स को यूज करने में। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट समझते हैं। जैसे वेट है, मास और वेट, तो अपन को पता है कि द मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट, है ना। मास क्या होता है, एक्चुअल अमाउंट होता है, ठीक। while weight is the force exerted by gravity on an object, है ना। तो मास तो उसका एक्चुअल वेट हो गया, लेकिन जो वेट होता है उस मास में ग्रेविटेशनल फोर्स भी ऐड हो जाता है। तो देखिए बेटा, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास जो है वो सभी जगह एक जैसा होता है, लेकिन उसका वेट वेरी कर सकता है अर्थ के अलग अलग रीजन में, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स में वेरिएशन आता है ना। पोलर रीजन पर ज्यादा होता है, वी नो दैट। तो इस तरीके से क्या होता है, वहां पर वेट भी ज्यादा होगा किसी भी ऑब्जेक्ट का, ठीक। तो द मास ऑफ अ सब्सटेंस इज कांस्टेंट वेयर एज इट्स वेट मे वेरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ड्यू टू चेंज इन ग्रेविटी, राइट बेटा। तो अपन लोग जानते हैं कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, ठीक, और 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं। ये बेसिक यूनिट है, इनके बारे में आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक। अब अपन यहाँ पर जैसे कि 1 माइक्रोग्राम, अभी जो अपन ने प्रीफिक्स सीखे उनके अकॉर्डिंग ये अपन समझ सकते हैं कि जैसे भाई 1 मिलीग्राम है, 1 मिलीग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 10⁻³ ग्राम होते हैं, ठीक। 1 माइक्रोग्राम में कितने ग्राम हो जाएंगे, 10⁻⁻6 ग्राम हो जाएंगे। 1 नैनोग्राम में कितने, 10⁻⁹ ग्राम हो जाएंगे। इस तरीके से प्रीफिक्स की हेल्प के थ्रू ये जो रिलेशंस हैं आप इजिली इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इन्हें ध्यान रखना है इस तरीके से। नाउ अब हम बात हो जाती है नेक्स्ट, द मास ऑफ अ सब्सटेंस कैन बी डिटरमाइंड एक्यूरेटली इन द लेबोरेटरी बाय यूजिंग एनालिटिकल बैलेंस। एनालिटिकल बैलेंस की हेल्प से हम मास को मेजर करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से एनालिटिकल बैलेंस यूज किए जाते हैं, ठीक है। आप लोगों ने आपकी लैब में देखा भी होगा स्कूल में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है बेटा, इस तरीके से यहाँ पर स्केल होता है, ठीक, और यहाँ पर एक बीम लगी होती है जिसे एडजस्ट किया जाता है। बैलेंसिंग स्क्रू होते हैं, इन स्क्रू की हेल्प से आप दोनों साइड का बैलेंस मेंटेन करते हैं, ठीक। अब इसके बाद यहाँ पर एक पिलर होता है और यहाँ पर एक प्लम भी लगा होता है जिसके नॉब को आपको एडजस्ट करना होता है। यहाँ पर आप वेट पुट करेंगे और यहाँ पर जिस भी ऑब्जेक्ट के आप वेट को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं उसे यहाँ पर रख देंगे, ठीक। और यहाँ पर भी एक स्केल होता है, इस पॉइंटर को आपको उसमें एडजस्ट करना होता है नल पॉइंट में, ठीक। एडजस्टमेंट नॉब होती है यहाँ पर, इसकी हेल्प से भी आप एडजस्टमेंट बनाते हैं, ठीक है। लीविंग स्क्रू है यहाँ पर, इन स्क्रू के थ्रू भी आप क्या करते हैं, पूरा बैलेंस बनाते हैं। इस तरीके से वुडन बॉक्स में क्लोज करके रखा जाता है, ठीक है, ताकि इसमें, और इसमें ग्लास के डोर लगे होते हैं ताकि किस तरीके से उसमें एयर वगैरह का इफेक्ट ना हो जब आप एक्सपेरिमेंट या बैलेंस निकाल रहे होते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास फाइंड आउट कर रहे होते हैं, ठीक। तो इस तरीके से क्या होता है, एनालिटिकल बैलेंस होता है। नाउ अब इलेक्ट्रिकल एनालिटिकल बैलेंस आने लगे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकली आप फाइंड आउट कर सकते हैं उनके मास को ऑब्जेक्ट के। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर डिस्प्ले होता है जिसमें आप जो भी ऑब्जेक्ट का मास है वो यहाँ पर आपको डिस्प्ले में दिख जाता है। यहाँ पर एक मेटेलिक प्लेटफॉर्म होता है जिसमें आप जो भी ऑब्जेक्ट है जिसका मास आप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं उसे पुट कर देते हैं, ठीक। और ड्राफ्ट सील्ड होती है प्रॉपर, लेवल इंडिकेटर होते हैं यहाँ पर, ठीक है। डोर हैंडल, ये ग्लास के डोर लगे होते हैं। बैलेंस पान होता है यहाँ पर जो कि मेटलिक बना होता है। पावर बटन होती है यहाँ पर, टेयर बटन है। इस तरीके से एडजस्टमेंट फीट होते हैं उसके थ्रू भी आप एक प्रॉपर लेवल में रखना पड़ता है। ऐसा ना हो कि वो एक तरफ झुका हुआ होता है या किस तरीके से वो प्रॉपर एक प्लेटफॉर्म में नहीं रखा हुआ है, तो हो सकता है कि हम जो मास डिटरमाइन कर रहे हैं वो एक्यूरेट ना आए,
ठीक है। इस तरीके से अलग अलग कंपनी क्या होती हैं, अलग अलग तरीके के इलेक्ट्रिकल एनालिटिकल बैलेंस बनाती हैं। ठीक है। अब बात आ जाती है द मास ऑफ स्टैंडर्ड इज द किलोग्राम। सिंस 1889 से किलोग्राम मान लिया गया है मास के स्टैंडर्ड को। इट हैज़ बीन डिफाइंड एज द मास ऑफ प्लेटिनम इरिडियम सिलेंडर। अब क्या हुआ है कि हमने प्लेटिनम और इरिडियम सिलेंडर का जो मास है, ठीक है, उसे मान लिया है कि भाई 1 किलोग्राम होगा। दैट इज स्टोर्ड इन एन एयर टाइट जार एट इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स इन सेवर्स, फ्रांस में रख दिया गया है। और भाई आज से सब लोगों ने डिसाइड किया है 1889 में कि भाई आज से इस प्लेटिनम इरिडियम के सिलेंडर को पूरी वर्ल्ड 1 किलोग्राम मानेगी। ठीक है। इस तरीके से सिस्टम हमने डेवलप किया हुआ है। अब बात आ जाती है लेंथ आपको पता है किसी भी ऑब्जेक्ट की हमें लेंथ मेजर करने की ज़रूरत होती है। तो द मीटर वाज ओरिजिनली, तो लेंथ को बेसिकली मीटर से मेजर किया जाता है, वाज ओरिजिनली डिफाइंड एज द लेंथ बिटवीन टू मास ऑन अ प्लेटिनम इरिडियम बार केप्ट एट अ टेम्परेचर ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो हमने क्या किया, प्लेटिनम इरिडियम बार में एक उसकी लेंथ को, उसके सिलेंडर की लेंथ को मान लिया है भाई कि इतनी लेंथ को हम 1 मीटर मान के चलेंगे। ठीक है। इस तरीके से सिलेंडर है और इसकी जो लेंथ है उसको सब लोगों ने मान लिया कि ये 1 मीटर है। ठीक है। इस तरीके से हमने इस सिस्टम डेवलप किया है। 1960 द लेंथ ऑफ द मीटर वाज डिफाइंड एज, अलग दूसरी 1960 में एक अलग डेफिनेशन बनाई गई। उसमें बताया गया कि द लेंथ ऑफ द मीटर वाज डिफाइंड एज 1.65076373 into 10⁶ टाइम्स द वेवलेंथ ऑफ लाइट इमिटेड बाय अ क्रिप्टॉन लेजर। ठीक है। क्रिप्टॉन लेजर जो रेडिएशन इमिट कर रहा है उसकी वेवलेंथ को मान लिया गया है, ठीक है, 1 मीटर। तो द मीटर वाज रीडिफाइंड, जरूरत पड़ी फिर से कि भाई ये भी बहुत अच्छी डेफिनेशन नहीं है, फिर से रीडिफाइन किया गया। ठीक। इन 1983 बाय CGPM as the length of path traveled by light in vacuum during a time interval of 1/299,792,458 of a second। ठीक है। इस 1 सेकेंड के इस हिस्से का मतलब इस इतनी डिस्टेंस, इतने टाइम में लाइट जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है, ठीक है, इस पर्टिकुलर टाइम में लाइट ने जितनी डिस्टेंस कवर की, इस डिस्टेंस को हमने मान लिया 1 मीटर। ठीक है। सिमिलर टू द लेंथ एंड द मास। अब बात आ जाती है वॉल्यूम। वॉल्यूम को मेजर करने के लिए अलग अलग सिस्टम हैं, जैसे कि अलग अलग एपरेटस यूज किए जाते हैं, ग्रेजुएटेड सिलेंडर यूज किए जाते हैं, पिपेट यूज किए जाते हैं, ब्यूरेट होता है, और इस तरीके से वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क होते हैं। ए ग्लास एपरेटस होते हैं जिनका यूज हम वॉल्यूम को मेजर करने के लिए करते हैं। राइट। अब आपको पता है कि वॉल्यूम में 1 लीटर में 1000 ml होते हैं। ठीक है। और इसे हम बोल सकते हैं 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 1 ml को हम लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब। राइट। और इसे लिखा जा सकता है 1 डेसीमीटर क्यूब। तो इस तरीके से ये कुछ यूनिट्स हैं जिन्हें आपको ध्यान रखना है वॉल्यूम की। नाउ अब हम आ जाते हैं डेंसिटी। वी नो दैट अलग अलग ऑब्जेक्ट की अलग अलग डेंसिटी हो सकती है। एयर की अलग होती है, ठीक है, सॉलिड की अलग होती है, लिक्विड की अलग डेंसिटी होती है। ठीक है। तो सॉलिड की सबसे ज़्यादा डेंसिटी है, देन लिक्विड, और सबसे कम डेंसिटी होती है एयर की।
डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। मास और वॉल्यूम का जो रेशो होता है वो डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। मास किलोग्राम, जबकि वॉल्यूम की यूनिट होती है मीटर क्यूब, यानी कि यूनिट बन गई किलोमीटर, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक। और ग्राम सेंटीमीटर -3 भी इसकी यूनिट हो सकती है, सीजीएस यूनिट। तो इस तरीके से डेंसिटी को हम यूनिट डिफाइन कर सकते हैं। नाउ बात आ जाती है टेम्परेचर। टेम्परेचर की बेसिकली 3 यूनिट होती हैं। एक तीन स्केल हैं अलग अलग। एक फ़ारेनहाइट स्केल है, एक सेल्सियस स्केल है और एक केल्विन स्केल है, राइट। अब इसके फॉर्मूलेस को अपन समझ लेते हैं। जब हमें डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बनाना होता है तो केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273 कर देते हैं, ठीक। डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू होता है 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 कर देते हैं, ठीक। और डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू फाइंड आउट करना होता है तो 5/9 डिग्री फ़ारेनहाइट -32, इस तरीके से फॉर्मूले बन जाते हैं, ठीक है बेटा। अब बात यहाँ पर नेक्स्ट आ जाती है कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस और केल्विन में क्या रिलेशन होता है। फ़ारेनहाइट का स्केल को आप देखेंगे केयरफुली, ठीक है। तो जहाँ 0 डिग्री सेल्सियस होता है सेल्सियस स्केल में, वहाँ पर स्टार्टिंग होती है फ़ारेनहाइट की 32 डिग्री फ़ारेनहाइट की, जबकि केल्विन की स्टार्टिंग होती है 273.15 केल्विन की, राइट। यहाँ पर जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है डिग्री सेल्सियस में वी नो दैट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि फ़ारेनहाइट में 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा और केल्विन में 373.15 केल्विन होगा, ठीक है। तो इस तरीके से इनको अपन और बारीकी से समझते हैं मेजरमेंट को। तो बेसिकली फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में देखा जाए तो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में जो रिलेशन होता है, जैसे कि भाई डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। अब डिग्री सेल्सियस में 1 2 3 4 और ये 5, ठीक। 1 2 3 4 और ये 5, इस तरीके से 5 मेजरमेंट हैं। अब डिग्री फ़ारेनहाइट में क्या होगा, इन्हीं इतने ही प्लेस में 9 मेजरमेंट होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, इस तरीके से, यानी कि इसके 5 पार्ट्स इसके 9 पार्ट्स के इक्वल होते हैं, ठीक है। इस तरीके से ऑल ओवर देखा जाए तो जब हम मेजर करते हैं तो मेजरमेंट में यहाँ पर जो चेंजेस आ जाते हैं ऑल ओवर, ठीक है, वो 32 मेजर का चेंजेस आ जाते हैं। यानी कि इसमें अगर -32 कर दिया जाए तो यहाँ पर आ जाता है 180 और इसका 180 इक्वल टू हो जाता है 100 डिग्री सेल्सियस के। तो इस तरीके से रिलेशन बनाया जाए तो ये रिलेशन निकल के आता है, ठीक है। तो 180 और 100 को अगर रेशो निकाला जाए तो 2 9 जा 18 और 2 5 जा 10, ये मेजरमेंट के जो रेशो है इनके मेजरमेंट में वो 9:5 का रेशो निकल के आता है फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में। इस तरीके से ये रिलेशन बन के आते हैं, इन्हें आपको केयरफुली ध्यान रखना है, ठीक। अब बात यहाँ पर आ जाती है कुछ क्वेश्चन है उन्हें हम सॉल्व कर लेते हैं। Liquid nitrogen, which is often used as a coolant for low temperature experiments, has a boiling point of 77 Kelvin. What is this temperature on the Fahrenheit scale? Right? तो यहाँ पर क्या है बेटा, जो गिवन टेम्परेचर है वो केल्विन में है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इन्हें डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर लेंगे। तो वी नो दैट केल्विन इज इक्वल टू होता है 273 प्लस डिग्री सेल्सियस। सो केल्विन जो गिवन टेम्परेचर है वो है आपका 77, तो डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू हो जाएगा 273 -77 केल्विन, इस तरीके से।
ठीक है बेटा। और ऑल ओवर अगर हम मैथमेटिकली पूरी तरीके से तो ये आ जाएगा आपका। ठीक है, अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू हो जाएगा 273, राइट। तो 7 13 7 6 16 7 9 196 -196 डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा। अब आपको फ़ारेनहाइट निकालना है डिग्री फ़ारेनहाइट में। तो वी नो दैट 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 है हमारा फॉर्मूला। तो यहाँ पर आ जाएगा 9/5 इंटू -196 प्लस 32, राइट। इसे सॉल्व किया जाए, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 remain 4, 5 9 जा 45 and 5 2 जा 10, -39.2 इधर आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 9 2 जा 18 8 1, 9 9 जा 81 and 82 to 8, 8 9 3 जा 27 and 27 and 8 35 and प्लस 32 हो जाएगा। नाउ इसे सॉल्व किया जाए तो यहाँ पर हो जाएगा 0.8220 2 and 3 320.8 माइनस, यानी कि अप्रोक्सीमेटली इसे लिखा जा सकता है -321 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक, तो 77 केल्विन को अगर फ़ारेनहाइट में रिप्रेजेंट किया जाए तो वो होगा -321 डिग्री फ़ारेनहाइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, normal body temperature is 98.6 degree Fahrenheit. Convert this temperature to the Celsius and Kelvin. तो सबसे पहले हम डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 5/9 अपॉन डिग्री फ़ारेनहाइट -32 फाइंड आउट कर लेते हैं। डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू हो जाएगा 5/9, डिग्री फ़ारेनहाइट है 98.6 -32 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व किया जाए तो डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 98.6 -32, तो इसे सॉल्व करें, इस 6 हो गया, 8 - 2 6 एंड 66.6 आ जाएगा। तो 5/9 इंटू 66.6। अब इसे सॉल्व करें तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 3 4 जा 12, 7.4 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 5 इंटू 7.4 is equal to 22, 35 and 2 37, that is डिग्री सेल्सियस में वैल्यू निकल के आ गई 37 डिग्री सेल्सियस। नाउ हम इसे केल्विन में कन्वर्ट करें तो 273 प्लस 37 कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 300 केल्विन, राइट। तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट जो बॉडी टेम्परेचर है डिग्री सेल्सियस में 37 होगा और केल्विन में 300 केल्विन होगा, राइट बेटा। अब एक क्वेश्चन और बहुत ही कॉमन आता है कि एट व्हाट टेम्परेचर डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस स्केल रीड सेम वैल्यू, राइट। डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों की वैल्यू सेम होती है, ठीक है। एट व्हाट टेम्परेचर, सेम वैल्यू। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, सपोज डिग्री सेल्सियस डिग्री फ़ारेनहाइट जो रीडिंग है वो है x, तो आपको फॉर्मूला पता है डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32।
तो आप यहाँ पर इसे x मान लीजिए दोनों की वैल्यू को 9/5 इंटू एक्स प्लस 32। अब इसे सॉल्व कर दीजिए आप, तो x इज इक्वल टू यहाँ ये 9x/5 और प्लस 32 है, एलसीएम लेंगे तो x इज इक्वल टू 9x प्लस 5 2 10 0 5 3 15 160 डिवाइडेड बाय 5 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x इज इक्वल टू 9x प्लस 160। अब इसे ट्रांसफर करके लेके आएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5x माइनस 9x इज इक्वल टू 160। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 4x इज इक्वल टू 160, राइट। फर्दर हम सॉल्व करें यहाँ पर तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 160 डिवाइडेड बाय 4 4 4 जा 16, तो x इज इक्वल टू आ गया -40। वो टेम्परेचर है जिसमें दोनों की रीडिंग क्या होगी, सेम होगी। ओके बेटा।